वन स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद एबी श्रृंखला में। हम इस श्रृंखला में ईदगाह कहानी पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी दूसरी कहानी। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे आज की हमारी कहानी राही के बारे में, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। और यह इस श्रृंखला में हम यूजीसी नेट हिंदी के दिसंबर 2024 के लिए हम यह श्रृंखला जो है चला रहे हैं। और दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लें। और ये सारी रिवीजन क्लासेस जो हैं फ्री हैं और इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं अभी कवर कराए जा रहे हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, और बाद में हम इन सब की डिटेलिंग जो है कवर करते जाएंगे बीच बीच में, जैसे जैसे हमको समय मिलता जाएगा। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए प्रकाशन वर्ष, विषय वस्तु और पात्र परिचय, ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इन्हीं 3 बिंदुओं से अक्सर प्रत्येक वर्ष परीक्षा में प्रश्न बनते ही हैं। तो इसलिए इन 3 चीज़ों को इस रिवीजन क्लास में कवर किया गया है। तो हमारे इस सीरीज़ का उद्देश्य है कि लेस क्वांटिटी बट मोर क्वालिटी, अर्थात कम से कम कंटेंट पढ़ करके कैसे हम अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आ सकें और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं आज की हमारी कहानी। तो राही कहानी जो है लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है कि राही कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो प्रकाशन वर्ष है इसका 1947 ईस्वी। तो 1947 ईस्वी जो है आपके याद रखने के लिए आसान जाएगा, क्योंकि इस वर्ष हमारे देश को आज़ादी मिली थी। और यह जो कहानी है राही, वह जो है अंतिम कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के अंतिम कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो है आपको याद रखना आवश्यक है कि इसका नाम है सीधे साधे चित्र। और साथ ही एग्ज़ाम में यह भी पूछा जाता है कि लेखक का जन्म वर्ष क्या रहा है। तो लेखिका का जन्म वर्ष है 1904 ईस्वी। तो ये भी आपको याद रखना है। इस कहानी की विषय वस्तु को जानने से पहले हम इसके पात्रों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ताकि आपको जो है इसकी विषय वस्तु और कहानी जो है अच्छे से समझ आ सके, है ना। और इसके पात्रों में मुख्य पात्र है अनीता और राही। गौण पात्रों में है राही का पति और उसका बच्चा। तो ये कहानी जो है हमारे यूट्यूब चैनल में आपको पढ़ाई गई है, और आप जो है चाहें तो इस यूट्यूब चैनल में राही कहानी का वाचन जो है देख सकते हैं, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए शेयर कर दिया जाएगा। तो इनके पात्रों को देख लेते हैं। तो अनीता जो है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी एक स्त्री है, जो कि आंदोलनकर्ता को पहले क्या होता था कि जेल में डाल देते थे और सत्याग्रही लोगों को अक्सर जेल जाना पड़ता था। तो वैसे ही अनीता भी जेल जाती है ना। लेकिन जो राही है, तो राही जो है इसके बच्चे जो है भूखे रहते हैं। तो इसके बच्चे जब भूखे रहते हैं तो राही जो है अनाज की चोरी करती है। तो चोरी के इल्ज़ाम में उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से राही और अनीता दोनों जो है जेल में मिलते हैं, और इन दोनों के मध्य जो है संवाद होता है, और इसी संवाद के क्रम में ये कहानी जो है आगे बढ़ती है। और जैसे जैसे ये संवाद होता है, तो राही के बारे में जितनी जानकारी जो है अनीता को मिलती जाती है, तो वैसे ही उसके मन में संवेदना का विकास होता है, संवेदना जागृत होती है, और यह जो है अपने विचारों में द्वंद्व में उलझते चली जाती है, और इन्हीं विचारों पर यह कहानी जो है आगे बढ़ती है। तो इस कारण यह एक विचार प्रधान कहानी है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि राही जो है किस प्रकार की कहानी है, तो एक विचार प्रधान कहानी है, ठीक है। तो जब अनीता और राही के मध्य संवाद होता है जेल में, तो अनीता को मालूम चलता है कि राही जो है मंगरोरी जाति की है ना।
मंगरोरी जाति के लोग जो है मांग कर ही अपनी आजीविका चलाते हैं और उन्हें कोई काम देता नहीं है। तो जब कोई काम नहीं देता तो जब उनको कुछ काम नहीं मिलता तो पैसे नहीं मिलते तो अनाज कहाँ से आए? तो इस कारण से वो अनाज की चोरी करती है। तो ये कारण रहता है उसके चोरी का, यानी विवशता में आकर वो चोरी करती है। राही के जो पति होता है उसको पुलिस जो है इतना मारती है कि वह जेल में ही मर जाता है। तो इस तरह से राही के बच्चे जो होते हैं वो जो है राही के जेल चले जाने के बाद अनाथ की तरह हो जाते हैं और ऐसे ही बिना माँ बाप के वो रहते हैं। तो ये रहा आपका पात्र परिचय। अब हम देखते हैं इसकी विषय वस्तु। तो इसकी विषय वस्तु में सबसे पहला तो वही है कि विवशता के कारण राही जो है अनाज की गठरी की चोरी करती है और उसकी स्थिति को जानने के बाद अनीता के मन में देशभक्ति और सत्ता भक्ति इन दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट होने लगता है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि संसार में मानव धर्म ही सर्वोपरि है। और जब वह जेल से निकलेगी तो वह इसी संकल्प के साथ निकलती है कि वह इन गरीबों के कष्ट निवारण में अपना कार्य करेगी, इसकी कष्ट निवारण हेतु अपना कार्य करेगी। और यही जो है अनीता के लिए सच्ची देशभक्ति के मायने बन जाते हैं। तो यह कहानी के अंत में अनीता के हृदय में अनीता का एक तरह से हृदय परिवर्तन बोल दीजिए या फिर एक जागरूकता आती है उसके मन में, है ना। इसके अलावा इस कहानी में अन्य मुख्य बिंदु भी हैं, जैसे स्त्री वेदना, वो जो राही की गरीबी और उसकी मंगरोरी जाति को लेकर के जो बताया गया है, तो जाति प्रथा को भी यहाँ दर्शाया गया है। अनीता के मन में उठने वाला द्वंद्व जो राष्ट्र और सत्ता, राष्ट्र बनाम सत्ता को लेकर के उठता है। साथ ही उसमें कांग्रेसी नेताओं पर भी व्यंग किया गया है कि वह जो है जितनी बार जेल जाते हैं उतनी ज़्यादा उनकी देशभक्ति को बड़ा मान लिया जाता है, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो एक तरह से जेल जाना को कांग्रेसी नेता जो है सम्मान के लालसा में या सत्ता की लालसा में जाते हैं जेल। जो जितनी ज़्यादा बार जेल गया उसका कद उतना ही ऊंचा उठ जाता है और उसके सत्ता में आसीन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से कांग्रेसी नेताओं पर इस कहानी में व्यंग किया गया है। आप इस कहानी को एक बार अपने खुद से पढ़िए ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। और साथ ही इसमें दिखाया गया है कि गरीबों के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होता है। पुलिस जो है गरीबों को जल्दी बेल नहीं देती, जबकि अमीरों को अपेक्षाकृत जल्दी बेल मिल जाता है। तो जेल का वातावरण भी यहाँ दर्शाया गया है कि अमीरी और गरीबी में कैसे भेदभाव होता है। गरीब लोगों को जेल में वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो कि एक अमीर व्यक्ति को मिलती है। तो इस तरह से जेल में भी गरीब और अमीर के बीच भेदभाव होता है, यही इस कहानी में दर्शाया गया है। इसके अलावा कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो राही होती है वो कितने सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। तो आप याद रखेंगे कि 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है ना। तो ये पॉइंट जो है आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि राही को जो है 1 साल की सज़ा होती है। कितनी सज़ा होती है? 1 साल की। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं अपने नोट्स में आप अपडेट करते चलेंगे, है ना। तो इसी के साथ ये आज की कहानी हमारी समाप्त होती है। और क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं डेली इसमें गीता के श्लोक का आपको वाचन करूँगी। तो फिर हम जो है इस श्लोक के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तो इसी सकारात्मक बिंदु के साथ हम इस आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।